सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रियल एस्टेट बिजनेस है जो इतना क्रेजी वैल्यूएशन में कैसे जा रहा है इंडिया में। फिर हम पढ़ेंगे बाइंग पावर वर्सेस रेंटल एक्सपेंस। फिर हम पढ़ेंगे सप्लाई डिमांड मिस अलाइनमेंट। फिर हम देखेंगे दुबई वर्सेस इंडिया रियल एस्टेट, मतलब कंपैरिजन करेंगे कैसा वैल्यूएशन हो रहा है। फर्स्टली वी गोना टेक एन एग्जांपल ऑफ जारा स्टोर। तो रिसेंटली जारा स्टोर क्लोज हो गया मुंबई में। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम जानेंगे और उसके साथ हम कंसेप्ट सीखेंगे। ये जो मैंने अभी आपको टाइटल्स बताया था ऊपर, उसके वजह से हम रीज़न सीखेंगे। जारा का स्टोर बंद होने में काफ़ी हेल्पफुल रीजंस बताएगा कि क्या क्या मतलब रीजंस है जिसकी वजह से जारा स्टोर बंद हुआ है, और उससे हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगी। इससे हमें सबसे बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेंगी सप्लाई डिमांड मिस अलाइनमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसे हमें पता चलेगा, और हमें पता चलेगा रेंटल एक्सपेंस वर्सेस बाइंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। आगे हम देखेंगे कि सबसे पहले जारा स्टोर बंद क्यों हुआ। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि जो रेंटल एक्सपेंस था जारा का, दैट वाज अराउंड 36 करोड़ पर ईयर एंड विच टेंस टू बी 9.86 लाख पर डे, विच इज़ वेरी हाई। आई नो आप में से काफ़ी लोग समझेंगे कि यार जारा इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी मतलब ये पैसे छाप रहे हैं, ये छाप रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार। ये सब चीज़ों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इनको पड़ता है कि जो कंज्यूमर है, कि हम जो जारा स्टोर में जाके सामान लेके आते हैं, तो कंज्यूमर की जो बाइंग पावर है वो कैसी हो रही है, मतलब कितने लोग आ रहे हैं हमारे जारा स्टोर में सामान लेने के लिए, क्या वो मात्रा कम हो रही है धीरे धीरे। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट। सभी एग्जांपल देखना, मान लो कि आप स्मॉल बिजनेस एक रन कर रहे हो और डेली बेसिस में आप 10 के पर डे कर रहे हो, 10 के सेल्स पर डे, 10,000 रुपये पर डे कर रहे हो। अब उसमें से आप प्रॉफिट मतलब मंथली का हो गया, उसमें से आपका प्रॉफिट है जो मतलब 20%, 2,000 रुपीज़, तो मंथली का हो गया 60,000 रुपये। अब आप क्या कर रहे हो कि रेंट दे रहे हो 20,000 का, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो आप 5,000 का, अदर एक्सपेंस में हो गए 20 से 30,000 रुपये। तो कुल मिला के आप मंथली का मतलब 10 के 10,000 रुपये मतलब आप सेव कर रहे हो, 10,000 रुपये आप सेव कर रहे हो मंथली का। लेकिन यही कंसेप्ट को अगर हम घुमा दे और यहाँ पे हम कर दे आधा कर दे, मतलब आपका सेल्स, मान लो ये कंज्यूमर है जो आपको रोज सामान लेने आते हैं, तभी तो आपको 10,000 रुपये हो रहे हैं। मान लो आप एक पेन बेच रहे हो, तो आपको कोई पेन लेने आ रहा है हर रोज, या कुछ कुछ भी मोबाइल्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी लेने आ रहा है, तो वो सेल्स मतलब 10 लोग आएंगे, 1,000 1,000 रुपये का सामान लेंगे, तो 10,000 रुपये हो गया। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब वो 10,000 रुपये हो गया, उससे आप मतलब एक्सपेंस निकालोगे, सब खर्चा वर्चा निकालो, सब कुछ निकालोगे, रेंट वगैरह। लेकिन ये चीज़ ना आपके पास कंज्यूमर बाइंग पावर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंडिया में कम होते जा रहा है। और यही बाइंग पावर क्या हो रहा है कि 5 के सेल्स पर डे हो रहा है, तो ये सब आपका आधा हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 1 के हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो रेंट है ये आपका आधा होगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये आपका आधा होगा, क्या अदर एक्सपेंस है वो आपका आधा होगा। देखो एक्सपेंस है ना जो हमेशा सेम ही रहता है, 20 के तो ये भी होगा, 5 के तो ये भी होगा, 20 से 30 हज़ार तो ये भी होगा। लेकिन आप मंथली तो कर ही रहे हो 10,000 30,000 रुपये, तो क्या ये आपके सेविंग्स को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये अपनी जो बाइंग पावर है, कंज्यूमर बाइंग पावर है, कहीं ना कहीं आधी हो रही है अभी के टाइम में। ये मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट समझाया है। काफ़ी लोगों ने मुझे हेट भी वहाँ पे स्प्रेड किया, लेकिन ये एक करेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे जारा ने करेक्ट एग्जांपल सेट कर दिया है। जहाँ पे कहीं ना कहीं हम मान लो कि भाई रेंट भी हमारा आधा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारी आधा नहीं हो सकती, लेकिन अदर कंज्यूमर पावर एक्सपेंस भी अपना आधा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कंज्यूमर पावर आधा हो रहा है, जिससे क्या सेल्स में इफेक्ट हो रहा है। और सेल्स में इफेक्ट होना मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो प्रॉफिट है उसमें भी इफेक्ट होना। तो यही रीज़न है कि ये जो जारा स्टोर है कहीं ना कहीं क्लोज हो गया। उनका ये रीज़न नहीं रहा होगा कि भाई मतलब वो मतलब लॉस में हो रही है, ये सब हो रही है, लेकिन उनका रीज़न ये रहा होगा कि भाई जितना रुपया बच रहा है वो उतना वर्थ इट नहीं होगा उनके लिए। तो इसी के रीज़न से मतलब जारा स्टोर बंद हो गया, क्लोज हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में जाएंगे जो कि है सप्लाई डिमांड मिस अलाइनमेंट। अब ये जो ग्राफ देख के ना आप कंफ्यूज मत होना, ये ग्राफ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको इसको सिंपली वे में समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि जो भी इकोनॉमिस्ट होता है वो सप्लाई डिमांड को इस ही ग्राफ से देखता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ये एक्स में हो गया अपना बायर्स जो रेडी है पे करने के लिए, ये वाई हो गया प्राइस। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस अपने ये बताता है प्राइस वर्सेस रेडी टू बाई बायर्स के बीच में। तो मान लो कि कोई भी चीज़ का जो बायर्स मतलब डिमांड है, कोई भी, ये हो गया डिमांड ग्राफ। अब किसी भी चीज़ का प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो उसके डिमांड के लिए क्या है कि हम जैसे कंज्यूमर, जैसे कि मान लो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसी एक चीज़ का, तो उसका अगर प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो उसके ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप उसका मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा दोगे, तो कहीं ना कहीं उसका मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ते 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 जाएगा, प्राइस भी बढ़ते 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 जाएगा एक पॉइंट तक। ये मतलब इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा। और एक पॉइंट पर क्या बढ़ने के बाद क्या होगा कि उसका प्राइस ना इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, ये जो प्राइस लेवल है ना, प्राइस लेवल ये बहुत हाई हो जाएगा एक टाइम में, जहाँ पे ये बढ़ते बढ़ते, ये जो प्राइस लेवल है बहुत हाई हो जाएगा एक टाइम में बढ़ते बढ़ते, जहाँ पे क्या होगा कि एक ये वाई वाई में ग्राफ नीचे की तरफ जाते हुए आएगा, जिसको इसको डिमांड लेवल
ये जो डिमांड लेवल है वो कम होती जाएगी, क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट में जाके जिसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी उसकी, और ये मैन्युफैक्चर भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बनाएंगे, तो उस चीज़ में क्या होगा कि भाई जो बायर्स हैं वो भाई इतना पैसा देके थोड़ी खरीदेंगे किस सामान को। भाई मान लो कि एक 5 रुपये की पेन है, 5 रुपये की पेन, और वो बहुत ही मैजिकल पेन बन गई है किसी तरह से, और उसका क्या डिमांड बहुत ज़्यादा बाजार में बढ़ गया है, तो जो पेन बनाने वाली कंपनीज है वो सब भागेगी भाई कि पेन बनाओ, पेन बनाओ, पेन बनाओ। तो जिससे क्या कि डिमांड एक टाइम में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन एक टाइम में क्या प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा डिमांड के साथ। ये कंसेप्ट होता है जहाँ पे मतलब क्योंकि सप्लाई इनिशियल डेज में कम होगी, तो वो क्या जो प्राइस ज़्यादा कमाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर वो बहुत ज़्यादा घुस जाएंगे उस चीज़ में, और जब वो बहुत ज़्यादा घुस जाएगा तो धीरे धीरे उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा, डिमांड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। मतलब 5 रुपये से आपने स्टार्ट किया था और ये प्राइस जा रहा है 100 रुपये, तो 5 रुपये की चीज़ के लिए कोई बायर से 100 रुपये थोड़ी देगा, एक पॉइंट में जाके नहीं देगा वो चीज़। तो उससे क्या होगा कि डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी, और ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना देगा जहाँ पे ये इसका प्राइस फिक्स हो जाएगा। 5 रुपये की चीज़ का मतलब प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा इस पॉइंट में। तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई डिमांड मिस अलाइनमेंट। अब आप इस चीज़ को ना, इस ग्राफ को काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे ना, इस ग्राफ को काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। ये देखो पॉइंट्स बताए हुए हैं, और यहाँ पे ये बताया हुआ है ट्रू एंड कस्टमर डिमांड, ये प्रोडक्शन कैन नॉट मीट इनिशियल प्रोजेक्ट डिमांड। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि इनिशियल डेज में तो वो जो डिमांड है वो नहीं सप्लाई कर पाएंगे, तो क्या होगा कि लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा डिमांड लेके आएंगे लोग, तो उस समय पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सामान को भी मतलब बढ़ाएंगे, तो क्या जिससे क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और जब प्राइस भी धीरे धीरे जब बढ़ते जाएगा तो फाइनेंशियली मतलब जो जो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा, जहाँ पे आम लोग मतलब उस चीज़ को खरीद नहीं पाएंगे, तो एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जहाँ पे ये डिमांड भी धीरे धीरे नीचे जाती जाएगी, ये डिमांड डिक्लाइंस, और जहाँ पे इन्वेंटरी तो अभी भी उतनी है, तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहाँ पे मतलब डिमांड प्राइस को ना आपको कम करना ही होगा उस चीज़ को। और ये चीज़ ना अपने इंडिया में रियल इस्टेट के लिए चल रहा है। जब कोविड टाइम था तब रियल इस्टेट कहीं ना कहीं बहुत ही डाउन था, जहाँ पे क्योंकि लोग भाई सोच रहे थे कि भाई कोविड आ गया दुनिया खत्म हो जाएगी, जहाँ पे रियल इस्टेट भी बाई नहीं कर रहे थे लोग, तो जिस वजह से रियल इस्टेट में डिमांड कम आ गया और लोग कंस्ट्रक्शन भी कम कर रहे थे। और जब कोविड ठीक हुआ, कोविड का टाइम, तो अचानक से भाई लोग मतलब कंस्ट्रक्शन करने लगे, डिमांड बढ़ने लगी चीज़ों की, तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा हर चीज़ का। जैसे अभी देख रहे हो आप गुड़गांव में भाई 70-70 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं, 80 करोड़ के फ्लैट, मतलब नॉर्मल फ्लैट्स, ये सब 2 BHK फ्लैट्स, मतलब वो दिया कि कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर IMR और DLF के बीच में, तो इसकी PE रेशियो मतलब कितना गुना महंगा है, मतलब 9 से 10 गुना महंगा है ये। अगर देखोगे आप कोई मतलब 1 रुपये की चीज़ है तो वो 9 रुपये मिल रही है यहाँ पे दुबई में, और अगर ये चीज़ आप DLF की देखोगे तो ये 41 से 42 का PE लेके चलता है। तो मतलब कि जो 1 रुपये में बिकना चाहिए वो सामान 41 में बिक रहा है, मतलब इतना महंगा चीज़ें, मतलब इस तरह से चीज़ें हो रही है। अगर एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बस ये PE का मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताई मैंने आपको कि ये चीज़ है, मतलब आपको 1 रुपये की चीज़ लेनी है तो आपको उसके लिए 41 रुपीज़ देना पड़ रहा है। अब इस चीज़ को इस तरह से समझ के रखो। अगर DLF का शेयर आपको लेना है तो आप देख सकते हो शेयर प्राइस से आपको पता चल सकता है कि DLF की मतलब ये जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब इंडिया में क्रेजी डिमांड वगैरह, प्राइस वगैरह जो मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट समझाया, और ये चीज़ अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है ये चीज़। और इसी रीज़न के लिए कहीं ना कहीं क्या है कि रेंटल एक्सपेंस है ना, रेंटल एक्सपेंस हमें पता नहीं चल रहा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ को अभी मैं आपको समझाने के लिए आपको काफ़ी एक स्पेसिफिक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस अगर रेंट में लेना है आपको, तो आप कैसे आप उस चीज़ को बाई कर सकते हैं। तो एक सिंपल कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ। तो अब हम ये चीज़ सीखेंगे कि अगर मुझे कहीं भी जाके बिजनेस करना है, तो मैं अगर कोई स्टोर को रेंट में लेता हूँ तो उसकी वैल्यूएशन सही है या गलत है, मुझे ये चीज़ जानना है। तो इसका बहुत ही सिंपल है, आप मतलब ऐसा नहीं जान सकते कि भाई सबके लिए अलग अलग वेरी करेगा ये चीज़, कि किसी के लिए क्या चीज़ सूटेबल है, किसी के लिए क्या चीज़ सूटेबल नहीं है। तो क्या मैं इसको रेंट करूँ, क्या मैं इसको बाई करूँ, ये दोनों ऑप्शन है, रेंट या बाई। तो ये अलग अलग चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। मतलब मान लो कि ये स्टोर है जो आपको पसंद आ गया और आप अपना बिजनेस सेटल करना चाहते हो, स्मॉल बिजनेस, तो आप इसको रेंट के लिए पूछ रहे हो, और कहीं ना कहीं ये अपना रेंट बता रहा है आपको 16,000 रुपीज़ पर मंथ ये। और उस चीज़ के लिए ना आपको जानना पड़ेगा कि ये जो मैं स्टोर जो रेंट पे ले रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है। मान लो इस स्टोर की करंट वैल्यू 1 CR है, और ये 16K कहीं ना कहीं मंथली है, ये मंथली ले रहा है। तो हमें क्या करना है कि 16K को मंथली को ईयरली में पहले अपने को कन्वर्ट करना है। 16 × 12 करेंगे जब हम, 16,000 × 12, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू आ रही है 192,000 रुपीज़। कहीं ना कहीं हम इसको ओवरऑल लेके एवरेज करके 2 लाख कर लेते ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, और 1 CR। तो हम क्या करेंगे, जो ईयरली एक्सपेंस है, ईयरली रेंट है मतलब, डिवाइड बाई करंट वैल्यू ऑफ द स्टोर, करंट वैल्यू ऑफ स्टोर इंटू 100। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज यील्ड। हमें परसेंटेज यील्ड पता चल जाएगा कि मतलब जो ईयरली है, जो डिविडेंड कितना कमा रहा है, डिविडेंड या कैश फ्लो कितना आ रहा है हमें मिल रहा है, जो वो प्रॉपर्टी का ओनर है कहीं ना कहीं। तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे 2 लाख रुपीज़ डिवाइडेड 1 CR, तो ये इंटू 100, तो 2% का ये कहीं ना कहीं परसेंटेज यील्ड आएगा। तो इस ख्याल से ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड आई होप कि ऐसी वीडियो मैं आगे लाते रहूँ। थैंक यू गाइस।